काफी मेहनती थी। वो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझती थी। सरिता ने अकेले ही अपने बेटे मयंक को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब मयंक काम करने लगा है, इसलिए सरिता घर पर ही रहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता की पड़ोसन उसके घर आती है और सरिता से कहती है, अरे सरिता, कहाँ है? आजकल तू दिखती भी नहीं है। और काम सब ठीक चल रहा है ना? अरे काम सब ठीक चल रहा है और मैं भी ठीक हूँ। तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? और मैं इसलिए नहीं दिखती क्योंकि मैं अब घर में रहती हूँ और बाहर का काम छोड़ दिया। अब मैं घर पर ही काम करती हूँ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और तेरा बेटा कैसा है? अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा ना, और कमाने भी लग गया होगा। उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। कोई लड़की देखी नहीं देखी तूने? नहीं, मैंने अभी कोई लड़की नहीं देखी है अपने बेटे के लिए। हाँ, उम्र तो हो रही है, लेकिन मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं? मैं अपने बेटे से भी बात करूंगी। उसकी शादी के लिए उसकी रजामंदी होनी जरूरी है ना, इसलिए उसकी रजामंदी पूछूंगी। अगर वह कहेगा कि हाँ मुझे शादी करनी है तो तुम बता देना। मैं एक बार उससे बात कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है ना, एक बार अपने बेटे से बात कर लियो। वैसे वो लड़की बहुत अच्छी है और बाहर काम भी करती है और पैसे भी कमाती है वो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। बहू आ जाएगी तो तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। और तुमने हमेशा ही काम किया है और थोड़ा आराम भी हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी अब उम्र भी होती जा रही है और तुम्हें अब आराम भी करना चाहिए। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपनी पड़ोसी होने का धर्म निभा रही हूँ बस। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भले के लिए बोल रही हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? बिना अपने बेटे से पूछे उसकी शादी तो तय नहीं कर सकती ना। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो, अब जमाना बदल गया है। बिना लड़का लड़की एक दूसरे को जाने शादी नहीं करते हैं। और मैं अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तुम भी समझ सकती हो ना मेरी बात को, क्योंकि तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना। ठीक है। सरिता अपने घर में सब्जियां काटी रही होती है, तभी उसका बेटा मयंक आ जाता है, और वो भी एक लड़की रूही के साथ। सरिता रूही को देखकर मयंक से बोलती है, बेटा ये कौन है और तू इसे घर क्यों लेकर आया है? कोई दोस्त है क्या, या तेरे ऑफिस में काम करती है? बता बेटा, और इसका नाम क्या है? माँ, ये आपकी बहू है। हमने शादी कर ली है। इसका नाम रूही है। ये मेरे ऑफिस में काम करती थी, वहीं से इसे मैं पसंद करने लगा और बात भरी तो हमने शादी कर ली। पर बेटा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से समाज के आगे करवाती। तूने अकेले में क्यों कर ली? मुझे कम से कम बता ही देता, मैं भी आ जाती तेरी शादी में। कितना मन था मेरा कि तेरी शादी को देखूं। ओ प्लीज माँ जी, आप तो चुप ही हो जाइए। जब से देख रही हो बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो, और समाज के आगे बात करती हो। कितने पैसे खर्च होंगे शादी में, पता है ना? खैर, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज करी है। हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं भी तो एक माँ हूँ ना। माँ के भी तो कुछ अरमान होते हैं अपने बेटे की शादी को लेकर। अब बहू आ गई है तो घर में बहू का स्वागत मत करो और बोलो कि बेटे की शादी के अरमान थे। वाह भाई वाह। रूही अपनी सास से पहले दिन से ही बदतमीजी कर रही थी। वो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो हमेशा यही कोशिश करती है कि कब उसकी सास घर छोड़कर चली जाए हमेशा के लिए, और कोई ना हो, ना कुछ कहे ना कुछ करती रहे। और आज तो उसने हद ही कर दी थी। सरिता अपना सारा काम धंधा निपटा कर खाना खाने बैठी होती है। एक निवाला रोटी का तोड़कर अपने मुंह में डाल ही रही होती है, तभी रूही के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या है, आप खाना खाने बैठ गई हो? बहू, खाने का टाइम हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। जानती भी हो ये खाना कितना महंगा है। ये जो चावल बने हैं ना, ये आपने देखे भी नहीं होंगे। नॉर्मल चावल नहीं है, महंगी क्वालिटी के हैं। बहू, घर में सबके लिए एक जैसा ही तो खाना बनता है ना। मुझे नहीं पता, लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? मैंने कुछ गलत किया क्या बहू? आपके लिए तो फ्रिज में बासी रोटी रखी है, आप उसे खाओ। और वैसे भी खाने का अपमान नहीं होना चाहिए, ये आप ही बोलती हो ना माँ जी। तो बस खाना रखा है, आप वही खाना खा लो। पर बहू, बासी खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं बासी खाना नहीं खाती। मेरे पेट में गैस बन जाती है और इसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। और तुमको तो पता ही है ना कि मैं घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ। आप कहना क्या चाहती हो कि हम कुछ नहीं करते? आप तो बस घर का काम करती हो
हम बाहर जाकर पैसे कमाते हैं, घर का काम भी अब हम ही देखे क्या? हम काम करते हैं इसीलिए आप खा पाती हो, और कोई गैस वैस नहीं बनती है आपकी। पहले भी तो आप खाती थी ना, तो अब भी चुपचाप यही खा लो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मानती हूँ बेटा कि तुम लोग कमा कर लाते हो, लेकिन मैंने भी तो अपने बेटे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो काम का मतलब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं काम ना करूँ तो तुम लोग खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना। ये सब सुन के रूही को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में अपनी सास को घर से बाहर निकाल लेती है। और मयंक भी कुछ बोल नहीं पाता, चुपचाप नीचे सर करके खड़ा देखता रहता है। सरिता रोती है, उसका मन बहुत उदास होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और वो आलू टिक्की का ठेला लगाती है। सरिता की आलू टिक्की तीखी और चटपटी होती है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। सरिता के ठेले पर एक आदमी आता है, वो आलू टिक्की खाता है, उसे आलू टिक्की बहुत पसंद आता है और वो बोलता है, बहन जी, आपकी आलू टिक्की में ना बहुत स्वाद है और बहुत टेस्टी भी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ कहूँ क्या मैं? हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? आलू टिक्की में कुछ कमी है? अरे नहीं नहीं, आपकी आलू टिक्की तो बहुत टेस्टी है, कोई कमी नहीं है इसमें। मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपसे ये कहना चाहता हूँ ना कि मेरा भी एक ना बड़ा सा होटल है और मैं होटल में ना आपकी आलू टिक्की को ऐड करवाना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हो तो मैं आपको एडवांस पेमेंट भी दे दूंगा। आदमी की ये बात सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और वो और भी ज्यादा मेहनत करके काम करती है और खूब तरक्की करती है। और दूसरी तरफ सरिता के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उन पर वो मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। अपनी सास के आगे बढ़ती देख रूही अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घमंड के आगे चलते आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे बहू, मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया था। तू छोटी है और छोटे को हक होता है गलतियाँ करने का और बड़ों का माफ करने का। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है, तू रो मत, चुप हो। Big Basket and BB Now. Grocery app. Install it now. ETF, a practical approach to build your investment portfolio with Angel One Super App. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हो जा। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया ना, तो प्लीज मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना वो घर घर नहीं लगता है, मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता आपके बिना। माँ जी, आप वहीं पर चलिए। और कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने आपको याद नहीं किया। प्लीज माँ जी, घर चलिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ घर चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आलू टिक्की का ठेला बंद नहीं होगा, मैं उसे हमेशा चालू रखना चाहती हूँ। अगर तुझे मंजूर है तो बता, मैं चलूंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं माँ जी, अब जो आप कहोगी वही करेंगे हम। और अब आपके साथ साथ मैं भी आलू टिक्की का ठेला चलाऊंगी। सरिता अपने घर आ जाती है और रूही और सरिता मिलकर तीखी आलू टिक्की का ठेला चलाती हैं। दुखिया के बेटे गोपाल की हाल ही में शादी हुई थी। हालांकि दुखिया की बहू की मुंह दिखाई की रस्म जारी थी, लेकिन दुखिया जहां काम करता था वहां भी हाल ही में दुखिया के मालिक सुखीलाल के बेटे की शादी हुई थी और उसके यहाँ भी मुंह दिखाई के फंक्शन की तैयारियां चालू थी। लेकिन दुखिया के घर का माहौल तो ऐसा था कि एक जाता तो दूसरा दुखिया की बहू सीमा के मुंह दिखाई करके आता। अब दुखिया के घर विमला का आना होता है और दुखिया की पत्नी कांता विमला को देखकर कहती है, मैं सोच ही रही थी कि आखिर विमला मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए क्यों नहीं आई अब तक। मेरी भी बहू कल ही आई है अपने मायके से, तो थोड़ा इधर उधर काम हो गया था बस। और बता, तेरी बहू कैसी है? तो खुद ही देख ले, देखेगी तो कहेगी कि वाकई कांता अपनी बहू कितनी सुंदर लाई है। हाँ हाँ, पहले देख तो लेने दे, पहले ही अपनी बहू की तारीफें किए जा रही है। अब विमला कांता की बहू की मुंह दिखाई करने के बाद बहू को 21 रुपए थमा कर चली जाती है और विमला के जाने के बाद कांता अपनी बहू सीमा से कहती है, अच्छा बहू, विमला तेरी मुंह दिखाई में कितने रुपए देकर गई है?
जरा बता तो, वो क्या है ना, सबका हिसाब रखना पड़ता है। माँ जी, उन्होंने तो मुझे 21 रुपए दिए हैं और कल जो मौसी आई थी उन्होंने 11 रुपए दिए थे, वो भी यहीं रखे हुए हैं। चल बहू, ठीक ही है, जिसने जितने पैसे दिए हैं मैं लिख लेती हूँ, कल को इतने ही पैसे उन्हें भी लौटाऊंगी मैं। अब देर शाम दुखिया घर आता है और दुखिया को खाना देने के बाद कांता अपने पति से कहती है, और तुम्हारे मालिक के क्या हाल है, उनका फंक्शन कब है, हमें बुलाया है भी या नहीं? साहब ने तो बुलाया है, लेकिन अभी तो तैयारी चल रही है, जिस दिन जाना होगा मैं बता दूंगा। वैसे अमीरों को अपने पैसे खर्च करने की खुजली होती रहती है क्या? बताओ, मुंह दिखाई के लिए इतनी बड़ी पार्टी रख दी। अरे हम गरीबों की तरह थोड़ी हैं जो पार्टी खाकर भी 10-20 रुपए पकड़ा कर चले जाते हैं। अमीरों की पार्टी में हजारों रुपए के लिफाफे आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन 10-20 रुपए से याद आया कि विमलाज बहू की मुंह दिखाई में आई थी, बहू को 21 रुपए देकर गई है, कल को मैं भी उसकी बहू को 21 रुपए ही देकर आऊंगी। साला, तभी तो हम गरीब के गरीबी हैं, जो जितना देता है उतना ही देते हैं, कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। अब दोपहर का खाना खाकर दुखिया फिर से अपने मालिक के घर चला जाता है, जहाँ फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। हालांकि जब देर रात दुखिया घर लौटकर आता है तो अपनी बीवी से खाना मांगते हुए कहता है, खाना लगा दो जरा, और बहुरिया को किसी चीज की दिक्कत हो तो बता देना हमें। नहीं नहीं, बहू को किसी चीज की तो दिक्कत नहीं है। वैसे आपके मालिक के यहाँ पार्टी कब है? हमारी बहू भी चलेगी। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, परसों ही पार्टी है और सभी को बुलाया है, जो सब अच्छे कपड़े पहनकर चलना, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। ऐसे ही समय बीतता है और फंक्शन वाली रात दुखिया की पत्नी कांता, बहू सीमा, दुखिया का बेटा गोपाल, सभी दुखिया के मालिक सुखीलाल की बहू की मुंह दिखाई के फंक्शन में पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि हर कोई अपने हाथों में पैसों का लिफाफा और बड़े बड़े गिफ्ट के साथ आया है और मुंह दिखाई के बाद बहू को पैसे दे रहा है, लेकिन बहू घूंघट में नहीं है। डीजे उत्ते नचदियां ए जवानियां, किसे हत्थ मुंदियां किसे दे गानियां, उन्हां विचों इक मेरी दिल जानियां, उन्हां विचों इक मेरी दिल जानियां, जिहदे नाल मेरी चलदी कहानियां, जिहदे नाल मेरी चलदी कहानियां। डीजे उत्ते नचदियां ए जवानियां, किसे हत्थ मुंदियां किसे दे गानियां, उन्हां विचों इक मेरी दिल जानियां, उन्हां विचों इक मेरी दिल जानियां, जिहदे नाल मेरी चलदी कहानियां, जिहदे नाल मेरी चलदी कहानियां। डीजे उत्ते नचदियां ए जवानियां, किसे हत्थ मुंदियां किसे दे गानियां, उन्हां विचों इक मेरी दिल जानियां, उन्हां विचों इक मेरी दिल जानियां, जिहदे नाल मेरी चलदी कहानी। ये देखकर कांता अपने पति दुखिया से कहती है, जी सुनिए, सामने जो लड़का और लड़की बैठे हैं, क्या वही है आपके मालिक? डीजे उत्ते नचदियां ए जवानियां।